अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुमैसा जमील है और मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ। मैं एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन स्पेशलिस्ट केयर हॉस्पिटल PWD इस्लामाबाद में भी काम कर रही हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे वो है कि प्री ऑप प्रिपरेशन ऑफ सर्जरी, यानी इसका मतलब मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊँ कि जब भी आप किसी भी बंदे की कोई सर्जरी होने वाली होती है उसके लिए हम क्या क्या पेशेंट की तैयारियाँ कराते हैं, उससे मुतालिक मैं आपको जो है मालूमात दूंगी। अब उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि जब भी आपकी कोई सर्जरी प्लान की जाती है तो वो तो वही है कि कोई भी किसी किस्म की सर्जरी है, आपको डॉक्टर आपको टाइप ऑफ सर्जरी की सारी चीज़ें समझाता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझाता है कि और सारी उसकी जो सर्जरी से रिलेटेड डिटेल्स हैं, जो आपके काउंसलिंग सेशन होता है अपने सर्जन के साथ, वो सारा जो है वो उसमें आप जो है आपका सर्जन आपको सारी तफसीलात से आगाह करता है। अब उसमें अमूमन ये होता है कि ये तो हमारा पहला स्टेप होता है कि पेशेंट की काउंसलिंग के सारी उसको उसकी बीमारी के मुतालिक बताना, सर्जरी की मुतालिक बताना, और जो फिर जब वो अगर उसके लिए रजामंद हो, हम कॉन्सेंट कहते हैं, कॉन्सेंट देने के बाद फिर हमने क्या तैयारियां करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जब एक दफ़ा पेशेंट कॉन्सेंट दे देता है, अब सबसे पहले हमने जो है पेशेंट की, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम उसकी पूरी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर तो पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, यानी कि उसे शुगर का मसला है, BP का मसला है, या फिर वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है या किसी किस्म की भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, उसको हमने कंटिन्यू रखना है, उसको बंद कराना है, क्या करना है, तो इसके लिए भी हमें पेशेंट की पहले सबसे पहले वो चीज़ें देखनी होती हैं। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि जो हम एनेस्थीसिया देते हैं अमूमन, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन किया जा रहा होता है, और तो या फिर अगर रीजनल एनेस्थीसिया भी दें, रीजनल का मतलब ये कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर जो सुई के ज़रिए जो कमर में टीका लगा के किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसमें आप अगर ब्लड थिनर यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए किसी भी किस्म के जो हम प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट के लिए हमें सबसे पहले पेशेंट की जो भी कोई कोमॉर्बिडिटीज, जिन्हें हम यही ब्लड प्रेशर, शुगर, जिस तरह की ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें उसे एड्रेस करना है। तो उसके लिए ये है कि आपने अगर पेशेंट डायबिटिक है या फिर उसको ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसमें आम फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं। उसके अगर शुगर है तो शुगर लेवल्स कंट्रोल होने चाहिए, उसकी जो है जो भी है उसके लेवल्स कम से कम जो है जो उसका फास्टिंग लेवल है वो इतना हो कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है उससे जो है नीचे नीचे होना चाहिए। या फिर HbA1c जो हम कहते हैं उसमें जो है वो उसका जो है 6 से 8 के बीच में वो होना चाहिए। तो ये तो होता है कि ये डायबिटीज के मुतालिक हो गया। अब ये है कि हाइपरटेंशन में ये है कि अगर BP जो है वो अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो फिर जो है दौरान सर्जरी उससे ये है कि पेशेंट को खुदा हंसता दिल का दौरा पड़ सकता है, या फिर कोई इस तरह का जो है कार्डियक अरेस्ट या फिर कोई इस तरह की प्रॉब्लम होने का चांस होता है, तो इसलिए वो भी होना, या स्ट्रोक होने का भी खदशा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि BP भी कंट्रोल होना चाहिए। वो भी ये कि फिजिशियन से, मेडिकल स्पेशलिस्ट से पहले हम पेशेंट की कंसल्टेशन लेते हैं और उसको एक दफ़ा वो फिट रहे तो फिट हो जाए तो फिर इसी तरह अगर वो ब्लड थिनर ले रहा है, वो हार्ट पेशेंट है, उसकी दवाई कब बंद करनी है, किस तरह बंद करनी है, ये भी हम उनसे कंसल्ट करते हैं। उसमें अमूमन जो एस्पिरिन है जो पतला करने के लिए दी जाती है, तो वो एस्पिरिन जो है वो हम तकरीबन जो कम से कम 5 दिन पहले जो है वो बंद करा देते होते हैं, या फिर जो है कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे से। तो और या बाकी जो होती हैं ब्लड थिनर्स वो हम तकरीबन एक हफ्ता पहले ही बंद करा देते हैं। और दूसरा ये है कि हम हमेशा जो है कार्डिक जो है कंसल्टेशन लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि पेशेंट की कितनी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से भी वो हम जो है देख लेते हैं। अब ये तो हो गई कार्डिक कंसल्टेशन, जिस तरह हमने उनकी भी करवा ली जो हार्ट पेशेंट के मरीज़ हैं। फिर ये इसमें आ जाता है कि ये तो हमने सारी उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ को डील किया। अब आती है चीज़ कि पेशेंट की अपनी क्या जो फिटनेस है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सर्जरी के लिए पेशेंट फिट होना चाहिए, और अगर उसे कोई चेस्ट प्रॉब्लम है, सांस के मसले मसाइल हैं, तो फिर सांस के मसले मसाइल के लिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जो है वो ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी ठीक होनी चाहिए, और उसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करे और उसकी फिजियोथेरेपी कराते हैं ताकि उसकी जो है वो ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रूव हो। तो उसके लिए भी जो है ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। अच्छा, ये तो मैंने एक्सरसाइजेस वाली आपको बात बता दी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चाहिए। उसके अलावा इसमें ये कि एक्सरसाइज से आपकी जो अगर पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है सर्जरी की वजह से कि एक टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से जो है पेशेंट का स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकली तौर पे भी एक तो ऑपरेशन के लिए रेडी होना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए।
तो उसके लिए भी ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। अब जो है इसमें एक और चीज़ है कि अगर तो पेशेंट अगर स्मोकर है तो उसकी जो है हमें स्मोकिंग भी क्विट करानी पड़ती है, उसे रुकवाना पड़ता है, और ये कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले जो है हमें उसकी स्मोकिंग क्विट करानी पड़ती है, क्योंकि अगर जो है ये हम नहीं करेंगे तो इसमें जो है सर्जरी के बाद बहुत मसाइल हो सकते हैं। एक तो ये कि चेस्ट का मसला हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, वूंड खराब हो सकता है, क्योंकि जो है वो वूंड हीलिंग पे ठीक नहीं होती स्मोकर्स में, वहाँ क्योंकि टिश्यू में स्कीमिया होता है और सारी चीज़ें, उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए आपने जो भी स्मोकर्स होते हैं आपने उन्हें करना होता है, एडवाइस करना होता है कि वो सर्जरी जब भी उनकी प्लान हो, ये मैं बात करी हूँ इलेक्टिव सर्जरी की, ठीक है। अगर इमरजेंसी सर्जरी है उसमें तो हमें उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना होता है कि आपने पेशेंट की सर्जरी करनी है, तो उसमें बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स को छोड़ भी देते हैं। लेकिन क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें जो है आपको स्मोकिंग जो है 6 से 8 हफ्ते पहले जो है पेशेंट की बंद करानी। इसी तरह अगर वो अल्कोहलिक है, अगर वो शराब नोशी कर रहा है, तब भी आपने उसको 6 से 8 हफ्ते पहले जो है उसकी इस हैबिट को आपने खत्म कराना है, बंद कराना है, ताकि उसकी वूंड हीलिंग जो है वो ठीक हो सके। अच्छा, ये तो बात हो गई इस तरह के पॉइंट्स। अब ये है कि पेशेंट के जो है अब उसने जो डे ऑफ सर्जरी के लिए उसने तैयारी करनी है, तो कोशिश करें कि जब भी आप सर्जरी के लिए तैयार करें, सबसे पहले ये है कि आपके पास सारा सामान होना चाहिए अपनी ज़रूरत का, कि जो आप जब आपका हॉस्पिटल स्टे हो जिसमें आपकी जो भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप साथ में, अपने तौलिया, अपनी कंघी, अपने कपड़े और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो साथ रखें। आपके साथ अटेंडेंट होना चाहिए जो आपको के साथ हो, जो आपको केयर करे पोस्ट ऑप पीरियड में, और सारी चीज़ें, यानी आपको फैमिली सपोर्ट भी साथ होनी चाहिए जो कि हेल्प हो। फिर ट्रांसपोर्ट का, कि आने जाने का, अगर आप दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं तो वो भी आपका सारा आने जाने का बंदोबस्त भी कंप्लीट होना चाहिए, कि ताकि आपको कोई इस किस्म का मसला ना हो। अब हम बात करते हैं कि अब ये सारी आपने तैयारियां सब चीज़ें कर ली हैं, अब है कि ऑपरेशन से पहले आपने खाना पीना कब बंद करना है। अब ये अमूमन ये होता है कि ये हम जो है हम उसको ओवरनाइट फास्टिंग कराते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अमूमन कह देते हैं मरीज को कि रात 12 बजे के बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी, ना खाना है ना पीना। लेकिन क्योंकि हमारे लिटरेचर में एक बात कही गई है कि आपने जो है आप क्लियर फ्लूइड जो कि पानी है वो आप ऑपरेशन से 2 घंटे पहले तक ले सकते हैं। यानी कि अगर क्लियर फ्लूइड की बात करें तो वो आपने 2 घंटे पहले आपने जो है वो बंद कराने हैं। और उसमें जो है बाकी जो सॉफ्ट डाइट हो गई या इस तरह की, उसमें कहते हैं कि 4 से 6 घंटे का होना चाहिए, ताकि उसमें मसला ये कि अगर हम ये चीज़ नहीं कराएंगे तो एस्पिरेशन हो सकती है। एस्पिरेशन मतलब ये कि जो खुराक है वो जो है वो सांस की नाली में जा सकती है, क्योंकि एनेस्थीसिया जब देते हैं मसल रिलैक्स कर जाते हैं तो वो जो खाना है वो सांस की नाली में जा सकता है। तो उसकी एस्पिरेशन के रिस्क को रोकने के लिए हम ये आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो लेकिन क्योंकि अब हमारे यहाँ क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, थोड़ा अवेयरनेस का, लैक ऑफ नॉलेज का, लिटरेसी का थोड़ा मसला है, तो इस वजह से हम कह देते हैं मरीज को कि आप रात 12 बजे के बाद जो है अपना खाना पीना बंद कर दें। क्योंकि जो हमारी अमूमन जो सर्जरीज का जो शेड्यूल होता है वो 8 बजे होता है। हम सुबह 8 बजे से सर्जरी शुरू करते हैं और फिर हम तकरीबन 12-1 बजे तक या अक्सर मैक्सिमम 2 बजे तक सर्जरी चली जाती हैं। लेकिन मेजर सर्जरीज अगर जिसकी भी इस तरह की प्लान्ड है या इलेक्टिव सर्जरीज, तो वो हम कोशिश करते हैं कि 8 से 10-11 बजे के बीच में कर लें। तो इस तरह मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि पेशेंट का NPO कर करा के कम से कम 8 घंटे का बन जाता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो ये जो है उसके लिए सारी आपने प्रिपरेशन करानी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एडल्ट्स की बताई हैं, बड़ों की बताई हैं। बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अगर बच्चा बिल्कुल जो है वो मतलब इन्फेंट्स के लिए या जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है बच्चा, तो वो उसकी डिफरेंट होता है कि आपने मदर जो उसका मदर फीड है वो आपने कम से कम 2 घंटे का उसमें रखना होता है, कि 2 घंटे जो है आपने उसमें गैप देना है। तो ये सारी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने जितनी ये सारी बातें ये प्री ऑप केयर से रिलेटेड में बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। हाँ, इसके अलावा ये कि आप जो है हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, बैलेंस डाइट रखें। तो और अगर आपको फिर भी इसके मुतालिक कुछ जानना है, कुछ सवाल करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, या फिर आप मेरे से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।